भारत पाकिस्तान घमासान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैंटोनमेंट हर जगह होती हैं, आपने देखा होगा। छावनी भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और दीगर मुल्कों में भी छावनियां होती हैं। फौज ज्यादातर छावनियों के अंदर रहती है। पाकिस्तान में थोड़ा सा फर्क है। पाकिस्तान आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, फेथ पाइटी होली वॉर इन द पाथ ऑफ अल्लाह। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने यह नारा ही बदल दिया। इन्होंने कर दिया ईमान तकवा निकाह फी सबीलिल्लाह। जहां पर फौजी जर्नलों को दुश्मनों के ऊपर अटैक करना चाहिए, इन्होंने अपनी जमीनों के ऊपर शादी के हॉल्स बना दिए। आप ठीक सुन रहे हैं, हंसी आ रही होगी आपको। शादियों के बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बना दिए, सिविलियंस को किराए पे दे रहे हैं। और जनरल साहब जिनको कहना चाहिए था अटैक अटैक अटैक, वो जनरल साहब कह रहे हैं कबूल है कबूल है कबूल है। यह मामला चल रहा है दोस्तों। हम अपनी बहस शुरू करते हैं और इसके पहले हम अपने गेस्ट से तारुफ करवाएं। एक पाकिस्तानी अखबार की हेडलाइन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, डॉन न्यूज की। जरा डायरेक्टर साहब दिखाइए जरा हेडलाइन। ये देखिए साहब, ये देखिए, ये हैं जो आप देख रहे हैं टीवी पे। इनका नाम है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, गुलजार अहमद साहब। गुलजार अहमद साहब ने क्लास ली, सबकी फौज की क्लास ली और बोला कि साहब आपने तो बोला था कि मुल्क खतरे में है। आपने बोला था कि साहब हिंदुस्तान आपको खा जाएगा, निगल जाएगा। आपने बोला इसके लिए हमें जमीन चाहिए, फौजों के लिए जमीन चाहिए। लेकिन वहां पे आपने प्राइवेट सिनेमा हॉल बना दिए, आपने शादी हॉल बनवा दिए। आप सिविलियन से पैसा लेके, आम जनता से पैसा लेके आप उनकी वहां पे शादियां करवा रहे हैं। क्या फौज का यह काम है? यही दोस्तों हमारी आज बहस का मुद्दा है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं अपने गेस्ट से। मेरे साथ हैं भारत का पक्ष रखने के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। सर जय हिंद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सर। और राजा फैसल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास पहले जाऊंगा। सर ये पाकिस्तानी आर्मी इस कबूल है बिजनेस में कब से आ गई सर? सिंस व्हेन हैव दे स्टार्टेड? आई मीन जमीन ठीक है, सिनेमा हॉल्स इंडिया में भी हैं सर, इंडियन आर्मी के, लेकिन दोज आर फॉर फौजी पर्सनल्स, दे आर फॉर सोल्जर्स, देयर फैमिलीज, ऑफिसर्स, देयर फैमिलीज। इन लोगों ने क्या करा सर? मल्टीप्लेक्सेस बना दिए फौजी जमीन पे, एक धंधा शुरू कर दिया, एक बिजनेस शुरू कर दिया। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपकी राय जानना चाहता हूं जनरल जीडी बख्शी सर। गौरव, ये बहुत मशहूर कहावत है कि अदर कंट्रीज हैव एन आर्मी। इन पाकिस्तान वी हैव एन आर्मी दैट ओन्स अ कंट्री, दैट ओन्स अ स्टेट। ना केवल ये कंटोनमेंट की जमीनें हड़प चुके हैं, इन्होंने तो पूरा बजट पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया है कि कुछ भी हो हमारे साथ कोई इकोनॉमी नहीं होगी, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं होगी, जो हमें चाहिए सो हमें चाहिए। नंबर एक, अगर ये केवल सीमित रहता वेपन्स एंड इक्विपमेंट पर तो चलिए फिर भी हम मान लेते। ओवर मिलिटराइज स्टेट्स आर प्रोन टू कोलैप्स, ये पॉल कैनेडी ने अपनी थीसिस में कहा था, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। बट यहाँ तो साहब पाकिस्तान की फौजी फाउंडेशन के जरिए उन्होंने तमाम बिजनेस हड़प कर ली है। सबसे बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर्स हैं, कहीं डबल रोटी बना रहे हैं, कहीं ट्रकें चलवा रहे हैं, ट्रकिंग कंपनीज कर रहे हैं। और जो अफगानिस्तान से ड्रग की तस्करी का मामला है, वो सबसे बड़े सरगना तो इनके फौजी जर्नल हैं। सबसे बड़े जो उसके प्रॉफिटियर्स हैं वो आर्मी के जर्नल हैं। तो साहब ये अब ये शादी हॉल बना रहे हैं, ये तो लॉजिकल एक्सटेंशन है। बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली और ये कह के कि साहब भारत से बहुत खतरा है, पाकिस्तान के मतलब वजूद को खतरा है, तो उन्होंने एक्सटेंशन ले ली। और क्योंकि जो भी चीफ बनता है वो रिटायर होना ही नहीं चाहता। और रिटायर भी क्यों होना चाहे साहब, जिसको इतने आलीशान बंगले, मर्सिडीज कारें और पूरी फौजी फाउंडेशन का पैसा मिल रहा है, और सब के सब जाके फिर नॉर्मली सेटल होते हैं अब्रॉड।
तो ये तो साहब बिगेस्ट इंटरेस्ट क्रोनी कैपिटलिज्म ग्रुप है पाकिस्तान का जी। फौजी फाउंडेशन के जरिए आधी बिजनेस पाकिस्तान की ये चला रहे हैं। इनके जर्नल डबल रोटी बना रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे साहब ये फौजी जी, जी। फाउंडेशन के नाम पर। बिल्कुल। तो ये तो लॉजिकल एक्सटेंशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। मैं राजा फैसल के पास जाता हूं। राजा फैसल साहब, आप जरा इस पर रोशनी डालिए। जो सीजेपी हैं सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन को यह पूछा कि दिस लैंड वाज गिवन टू यू फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पर्पसेस एंड येट यू हैव स्टार्टेड कमर्शियल एक्टिविटीज। चलिए, एक तो कमर्शियल एक्टिविटी इंडिया ने राजा फैसल साहब S-400 लिया। इंडिया ने AK-203 INS विशाखापट्टनम, INS वेला, दुनिया भर की चीजें। आपने बोला हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, तुम S-400 लोगे, हम शादी हॉल बनाएंगे। देखो, ये राजा फैसल साहब आप अग्री करते हैं? देखिए, हुब्बुल वतनी एक जगह, यू आर अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, आई डिसएग्री विथ यू। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, पर मैं आपके पेट्रियोटिज्म की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपसे डिसएग्री करने के बाद आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन साहब ये तो गलत है। सेम है, मेरी आपसे भी डिसएग्रीमेंट होगी, लेकिन मैं भी आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। उसकी वजह ये है कि पैट्रियटिज्म होना चाहिए। सबसे पहली बात तो गौरव ये है कि 250 साल पहले से जो जमीनें दी गई, इंडियन आर्मी के पास भी वही हैं, पाकिस्तान आर्मी के पास भी वही हैं। अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो 18 लाख एकड़ जमीन इंडियन आर्मी के पास है, जिसमें से कि 2 लाख जो है वो 62 कंटोनमेंट्स के पास है। बाकी 16 लाख एकड़ जो है वो शहरी आबादियों में कहीं और पे मौजूद है। आज की अगर बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ ये अलमिया है कि जो इनकी ज्यादा जमीन है, डिफेंस की ज्यादा जमीन, वो शहरी आबादी के बिल्कुल साथ लगती है, जिससे कि एक्सपेंशंस हुई हैं शहरों में, शहरों की आबादियां बढ़ी हैं, शहरों की जरूरियात बढ़ी हैं, जिसके तहत उनको वो जगह वहां पे करनी पड़ती है। ये हमारे यहाँ भी होता है और आपके यहाँ भी होता है। ये तो एक नॉन फैक्ट है। AK एंथनी थे, जो कि आपके पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके अपने बयानात हैं कि आपके यहाँ भी कमर्शियल यूज किया जाता है। एक मिनट, जरा मुझे स्क्रीन पे लाया जाए। मुझे डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लाइए। अगर कानून और राजा फैसल साहब, कानून देखा जाए जिसमें राजा फैसल साहब 1924 का एक्ट, राजा फैसल साहब एक्ट जो लगता है अंग्रेज, सुनिए राजा फैसल साहब, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। अंग्रेज चले गए 250 साल पहले, जो अंग्रेज थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लात मार के 1947 में उनको निकाल दिया। तो अंग्रेजों को छोड़ दीजिए सर। इंडियन मिलिट्री के पास कितनी जमीन है वो भी छोड़ दीजिए। आपने बोला कि इंडियन मिलिट्री कमर्शियल एक्टिविटी करती है। कमर्शियल एक्टिविटी से यह मतलब है कि इंडियन आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने मिलिट्री लैंड पे ऐसी चीजें बना रखी हैं जहां पे सिविलियन जाते हैं, खरीदारी करते हैं और हम उनसे मुनाफा कमाते हैं। आप ये बात कह रहे हैं। मैं आज, करोड़ों लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आज आपसे वादा करता हूं, आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी तौबा, मैं आपसे माफी मांगूंगा। आप एग्जांपल दीजिए। देखिए आपके पास 100 गोल्फ ग्राउंड्स हैं, आप जाके वो देखिए। सर एक मिनट राजा फैसल साहब सुनिए, राजा फैसल साहब एक मिनट। डायरेक्टर साहब आप मुझे स्क्रीन पर रखिए, ये इमरान खान की फालतू इमेजेस पीछे मत दिखाइए। मेरी बात राजा फैसल से हो रही है। राजा फैसल साहब, हमारे पास 100 हो या 5000 गोल्फ ग्राउंड हो, मैं कमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं जहां से बिल कटते हैं, वहां पे जहां से GST फाइल होती है। मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आपके पास कख नहीं है। AK एंथनी, आपके पास कख नहीं है, आपके पास कख नहीं है। ये किताब है। एक मिनट, आप जरा ब्रिगेडियर हैरिस नवाज को लाइए स्क्रीन पे। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज को लाइए। तो बात कर लीजिए ना। एक मिनट, हैरिस नवाज साहब को लाइए। सर ये किताब है आयशा सिद्दीका की, इसका नाम है मिलिट्री इंक, और ये किताब ये कहती है इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी। इंडियन आर्मी के गोल्फ कोर्स हैं या कबड्डी का ग्राउंड है, वहां पे शादी हॉल नहीं बने, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है। वहां पे जो भी एक्टिविटी होती है दैट इज फॉर फौजीज। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जनरल ब्रिगेडियर साहब, ये आप चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के स्टेटमेंट पे आप जरा जवाब दीजिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आपके जनरल साहब को, जो कि आपके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रिटायर्ड जनरल साहब हैं, मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन, काफी लंबा चौड़ा नाम है इनका, उनको वहां पे बुलाया और भरी कोर्ट में टाइट करा
कि आपको देश की, मुल्क की दिफा के लिए हमने जमीन दी थी, आपने शादियों के हॉल बनाए, आपने सिनेमा हॉल बनाए। मैं फिर कह रहा हूं, सिनेमा हॉल हमारे पास भी है, इंडियन आर्मी में भी सिनेमा हॉल है, लेकिन वहां पे फौजी टिकट नहीं बेचते सिविलियंस को कि आओ देख लो एयर कंडीशनड हॉल में। अब आप बताइए सर क्या बात है? मेजर गौरव, देखें हमारा टोटल बजट 18% है ऑफ द टोटल नेशनल बजट। उसके बाद आपके पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी है, और उसके साथ ही साथ जब ये लोग रिटायर होते हैं, हमारे जो शहीद होते हैं, उनके लिए वेलफेयर प्रोजेक्ट जैसे फौजी फाउंडेशन है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, दे ऑल स्पेंड मनी ऑन वेलफेयर ऑफ ट्रुप्स। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता, भी जवाब मिल जाएगा। उसके साथ जितने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि शहीद हमारे कितने होते हैं, उनको लेस बेनिफिट्स मिलते हैं, तो मोरल ऑफ ट्रुप्स के लिए रिटायर्ड सूबेदार, सिपाही, हवलदार, उनके वो हमारे CMI जो हैं वो नहीं उसको कोप कर सकते, तो हमने फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल्स हैं, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं, ये उनके लिए पैसा खर्च होता है। और उसके बाद हमारे कितने शहीद हुए हैं ये लड़ाई में, आपको पता है क्या, जो आप लोगों ने हमारे पर थोपी हुई है, जो आप हमारे साथ दहशतगर्दी करते हैं, कितना नुकसान होता है उसके अंदर, उनका कौन जिम्मेदार है? इसलिए ये पैसा बिल्कुल राइट डायरेक्शन में स्पेंड किया जाता है। ये भी जवाब बट डिटेल चीफ आर्मी स्टाफ उनको मिल जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और डिफेंस सेक्रेटरी जनरल हिलाल देंगे कि इनके पर्पस क्या है। दिस मनी अर्न्ड इज स्पेंड एंड नो फौजीज इन्वॉल्वड इन, वहां पर दुकानों में फौज कोई नहीं खड़ी होती है। These are given on contract to people and then people come and buy it there in the civilian, आज सारे कंटोनमेंट में स्पेंड कर गए हैं। ये वहां पर जाके ये पैसा उस शोहदा के लिए, रिटायर्ड बीमार लोगों के लिए, बूढ़ों लोगों के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता है, ताकि नेशनल बजट के ऊपर आदमी ज्यादा कॉस्ट ना कर सके। These are the facts, और ये आप किसी से मालूम कर लीजिए, वरना मैं आपको फौजी फाउंडेशन की आप वेबसाइट खोलें, उसमें देखें कि किस तरीके से क्या वेलफेयर प्रोजेक्ट किए जाते हैं और क्यों किए जाते। रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड सूबेदार, सबके ऊपर ये पैसा खर्च जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका मकसद है। मैं जाता हूं कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास। सर, राजा फैसल ने कोई और स्टोरी सुनाई या ब्रिगेडियर साहब मुझे कोई और कहानी सुना रहे हैं? राजा फैसल ने बोला साहब भारत में भी होता है, इन्होंने बोल दिया फौज के पास गोल्फ कोर्सेज हैं। कमर्शियल एक्टिविटी की बात मैं राजा फैसल को चाहे तो भी ना समझा पाऊं, सर कमर्शियल एक्टिविटी वहां से होती है जहां का GST नंबर होता है, जहां का एड्रेस होता है, जहां से बिल काटा जाता है। आप इंडियन आर्मी का एक एरिया बता दीजिए जहां पे इंडियन आर्मी ने सिविलियन को बेच के पैसा कमाया हो, 2 रुपए का प्रॉफिट बनाया हो, मैं राजा फैसल आपसे माफी मांगूंगा। ठीक है, लेट्स डू इट ऑन अ लाइव प्रोग्राम। आप अगली बार जब मैं आपको बुलाऊंगा सर, आप प्रूफ के साथ आइएगा और आप दिखाइएगा, ठीक है? और जो आप AK एंटनी की बात कर रहे हैं, AK एंटनी ने कुछ और बातें बोली थी। He did not say commercial activity, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी हम लोग करते नहीं है, दुकानदारी हमारा पेशा नहीं है सर, वी आर सोल्जर्स। मैं जाता हूं अभी कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास। कर्नल शैलेंद्र सर, मेरा आपसे साफ सीधा सवाल है, ये सर, ये किताब तो हम सब ने पढ़ी है सर इंडिया में, ये आपने भी पढ़ी होगी, जनरल साहब ने भी पढ़ी है, जनरल GD बख्शी सर ने। सर, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज कहते हैं कि हम अपने शहीदों के फॉर दैट हम लोग करते हैं, और ठीक है सर, रेजिमेंटल सेंटर्स में वेलफेयर की चीजें होती हैं सर, रेजिमेंटल सेंटर्स में वेलफेयर की चीजें होती हैं, शहीद, ये दुनिया भर में होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में हर जगह। आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल एक्टिविटीज, जैसे कि सिनेमा हॉल बनाए सर इन्होंने, प्लाजा खोल दिए, शॉपिंग मॉल खोल दिए, इन्होंने शादी घर खोल दिए सर, इन्होंने पूरी फौज। अब मैं सर, मेरा आपसे सवाल है, हाफिज सईद को बोल दिया तुम भारत से लड़ो, ठीक है सर, हाफिज सईद को बोल दिया तुम भारत से लड़ो, हम यहां पे शादियां निकाह करवाएंगे बच्चों का। इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। आई मस्ट टेल यू ब्रिगेडियर हैरिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने कुछ अपनी इंटरनल बात को संभालने की कोशिश करी है, जो आपका हक भी होता है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद राजा साहब, बिकॉज राजा साहब इज ट्राइंग टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन इंडिया। देखिए, इंडिया के गोल्फ कोर्स के बारे में आपको शायद पता नहीं है। इंडिया के गोल्फ कोर्स बने थे क्योंकि हमारे पास वास्ट एरिया ऑफ ज़मीन थी, A1 डिफेंस लैंड था। A1 डिफेंस लैंड के आप अभी वेबसाइट खोलकर रूल्स भी पढ़ सकते हैं, वो किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं करता। पहली बात, किसी भी तरह की, इंक्लूडिंग आवर ओन आर्मी पीपल, इवन फॉर दैट इट इज़ नॉट अलाउड। There are categories of B1 and B2, yes, जहाँ पर limited activities for your ex-servicemen and for your servicemen is allowed। तो मैं ज़रूर चाहूँगा राजा साहब कोट करें
लेकिन जब आप लाखों एकड़ ज़मीन के बारे में कोट कर सकते हैं तो कुछ इस तरह की बात सही आनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट के जो हैरिस सर बोल रहे हैं कि हमने आपके ऊपर एक तरीके से लड़ाई थोपी हुई है। चलिए जी, मैं आपकी बात बढ़ा लेता हूँ, हमने थोपी हुई है, तो उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान आर्मी को मल्टीप्लेक्स बनाना ज़रूरी है। अगर हमने आपके ऊपर लड़ाई थोपी हुई है तो आप हमारे साथ लड़ने के अरेंजमेंट करिए। अबव ऑल अगेन नाउ बैक टू राजा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया कि इंडियन आर्मी किसी भी तरह से डिफेंस लैंड को गलत इस्तेमाल कर रही है। आपके चीफ जस्टिस ने अगर किया है तो आप उसे एवेलुएट करिए, और अगर वो एक अच्छी बात बोल रहे हैं, आपको एक अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजिक यूज होना चाहिए था आपका, टैक्टिकल यूज होना चाहिए था आपका, आप इसमें ट्रेनिंग ग्राउंड बनाइए, ये आप शादी ब्याह किस लिए करा रहे हैं? वुड दैट अमाउंट टू हैरिस सर कि आपने लड़ाई का जिम्मा आउटसोर्स कर दिया है टेररिज्म को? आई डोंट थिंक इट सूट्स यू एज अ प्राउड आर्मी। आई वॉन्ट यू टू हैव द प्राइड कि नहीं, हम लड़ेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजिक जमीन के ऊपर ठीक काम करेंगे। Why are we outsourcing it to Sayyid or for that matter any terrorist organization? I'm not naming them, otherwise वो personalize हो जाएगी बातें। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, अगर आपके चीफ जस्टिस ने एक सेकंड सर, मैं सिर्फ यही लास्ट लाइन बोल दूं कि अगर आपके चीफ जस्टिस ने जिम्मेदारी दिखाई है आपको जगाने की, तो जगिए और उस बात को सही करिए। ये फालतू की बात करने का कोई मतलब नहीं कि आपने गोल्फ कोर्स बनाए हुए हैं। अरे इंडियन आर्मी के गोल्फ कोर्स का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग से क्या संबंध है? जी बिल्कुल ठीक सर। चीफ जस्टिस ने यह भी ऑब्जर्व करा है। मैं राजा फैसल आपसे दूसरा सवाल पूछने लगा हूं, फिर मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगा। ही रिमार्क्ड, ये चीफ जस्टिस के बारे में, ही रिमार्क्ड दैट अस्करी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स had been built on cantonment lands. Oh yes, yes. आपने सर कंटोनमेंट लैंड्स के ऊपर आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, वेल डन। हमने अग्नि फायर करी मिसाइल, आपने बोला तुम लोग अपनी औकात से बहुत बढ़ चढ़ के मिसाइलें फायर कर रहे हो, लो डीएचए का प्रोजेक्ट, कॉर्नर प्लॉट जनरल साहब के लिए, आपने भारत के मुंह पे एक हाउसिंग सोसाइटी मारी, वेल डन सर, वेल डन। अच्छा, वी हैव डिसाइडेड दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन, ये डिफेंस सेक्रेटरी ने वादा करा है। डिफेंस सेक्रेटरी ने गलती मानी है, जो कि एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्होंने बोला है कि हाँ जनाब गलती हो गई, हाँ जनाब हम लोग ऐसा करते थे, अपनी जमीनों के ऊपर हमने हाउसिंग सोसाइटीज जो कि फौजियों को देते थे, बाद में फौजी सिविलियन को बेच देते हैं उसको। देयर इज अ वे बाय विच ये गोल्ड घूम के वापस सिविलियंस के पास चला जाता है। अच्छा राजा फैसल साहब, एक बात बताइए ना, इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है, कर्नल्स एंड मेजर्स लिव लाइक किंग्स, ये आपके चीफ जस्टिस कहते हैं। व्हाट द कर्नल्स एंड मेजर्स डिजायर हैपन। मैं तो आर्मी हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखने वाला हूं कि मैं कहां छोटा सा मेजर, मुझे तो आज तक किसी ने किंग नहीं बनाया पाकिस्तानी फौज में, वी शुड बी गिवन सम पैरिटी। किंग्स हैं सर, ये आपका चीफ जस्टिस कह रहे हैं। राजा फैसल साहब बताइए, ही सेज कर्नल्स एंड मेजर्स आर किंग्स, इसके बारे में जरा बताइए क्या मामला हो गया? देखिए गौरव, इसमें तो कोई शक नहीं, जो कर्नल्स हैं और जो मेजर्स हैं वो 22 करोड़ अवाम के दिलों के बादशाह हैं, वो हैं और रहेंगे। यहाँ पे आ जाएं आप, यहाँ और आपके यहाँ तो फिर आबादी ज्यादा, तो आप तो फिर बहुत बड़े बादशाह हुए। अच्छा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, कुछ चीजें जो कि हाईलाइट हुई। देखिए अभी भी जो पाकिस्तान में जो रूल्स चल रहे हैं वो 1924 और 1937 के रूल चल रहा है, जिनको के देखने की जरूरत है। अभी अगर आप ये वाला केस हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आप 26 अक्टूबर में जो फैसला हुआ कराची की हाई कोर्ट में, वहां पे जो फैसला हुआ है अगर आप उसको लीजिए तो वहां पे अलाउ किया गया कि ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटीज जहां पे के बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहां पे और कोई जरिया नहीं है, किसी जगह पे नहीं कर सकते, तो वहां पे कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे आके ऑब्वियसली फिर स्टॉप हुए और जनरल हिलाल ने बहुत अच्छा किया कि वहां पे सब कुछ एक्सेप्ट किया एंड कहा कि आइंदा से नहीं होगा, दैट्स हाउ इट शुड बी। लेकिन यहाँ मैं एक बात करना जरूरी समझता हूं कि बल्कि मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी एक नई पॉलिसी जो कि लैंड पॉलिसी है, डिफेंस लैंड पॉलिसी, उस पे साइन
कर चुके हैं, जो कि आपके यहाँ भी आने वाली है, जिसमें कि आप ओपनली कमर्शियल एक्टिविटीज को अलाउ कर देंगे वहां पे। लेकिन अगर देखा जाए तो आप अगर अपनी CAG जाके देखें, जो कि ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट है, अगर आप उसमें देखें तो आपको वहां पे भी उनकी रिजर्वेशंस नजर आएंगी, जिसमें कि लिखा होगा कि आर्मी इज इन्वॉल्व्ड इन कमर्शियल एक्टिविटीज ऑन डिफेंस लैंड। ये वहां पे आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। सर एक मिनट, अच्छा ठीक है राजा फैसल साहब, ये सारी जो चीजें, राजा फैसल साहब आपने बोल लिया, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी बात गलत नहीं है। वो रिपोर्ट मैंने, राजा फैसल साहब मेरी बात सुन लीजिए, श्रीलंका में, और राजा फैसल साहब आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, बिल्कुल आप इमोशनल हो जाते हैं, आप भावुक हो जाते हैं, बिल्कुल जज्बाती हो जाते हैं आप, सुन लीजिए, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। देखिए दो चीजें हैं, जो हमारा डिफेंस का लैंड है, ठीक है, मोदी जी ने कभी यह नहीं बोला कि आर्मी विल बी अलाउड टू डू कमर्शियल एक्टिविटी। अगर कल वो डिफेंस लैंड डिफेंस से अलग हो जाता है, आप दिल्ली में देख लीजिए धौला कुआं, मैं आपको एक बात बताता हूं, दिल्ली में धौला कुआं में बहुत बड़ा जबरदस्त कंटोनमेंट है, ठीक है साहब। जब इंडियन आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को, क्योंकि वहां पे तीनों का है घर वहां पे, जब ये मिला था ना, यहां पे रात को CR बोलते थे, यहां पे रात को CR बोलते थे सर, यहां पे कोई जाने को खुश नहीं था। वो इंडियन आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने मिलके उसको एक इतनी शानदार चीज बना दी कि अब बाकी लोगों की आंखों में वो कंटोनमेंट खटकने लगी। आप कहीं पर भी देखिए, फौज को डाल दीजिए, फौज कर लेती है, फौज कर लेती है अपने डिसिप्लिन की वजह से, मेहनत की वजह से, ठीक है। लेकिन एक ये फर्क है सर, अनफॉर्चुनेटली जनरल साहब हमारे सीनियर तो हैं ही, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा, जनरल GD बख्शी साहब, यहां पे उल्टा हो रहा है सर, इंडिया में डिफेंस लैंड पे लोग इंक्रोच कर रहे हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज सिविलियंस के लैंड इंक्रोच कर रही है सर, ये बिल्कुल ही उल्टी कहानी चल रही है वहां पे। जनरल साहब बिल्कुल, गौरव, इन द लार्जर जो कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जो अंग्रेजों ने कंटोनमेंट्स बनाई थी, was to insulate the British Indian Army from the local population, make it a subculture, a different culture, different ethos, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए ये सेपरेशन थी between the cantonment and the ordinary population। वो गेटेड कंटोनमेंट थी, बिल्कुल कम कांटेक्ट था, लीस्ट कांटेक्ट चाहते थे ताकि फ्रीडम स्ट्रगल से ना इन्फ्लुएंस हो वगैरह वगैरह। फॉर सम रीजंस ये जो मिलिट्री माइक्रो कल्चर है, इसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो साउथ एशिया में जनरल सोसाइटीज़ हैं, आप देखते हैं कितनी करप्शन वगैरह वहाँ पे हो गई है, कितना क्या हो गया है। जहाँ आप ये बैरियर तोड़ते हैं, एक स्पार्टन ethos, fighting ethos, sacrifice based ethos, not a profit motive based ethos, ये कंटोनमेंट का अभी भी रखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जहां कंटोनमेंट्स खोली, सिविलियंस को अंदर बुलाया, शादी घरों में, मल्टीप्लेक्सेस में उनके साथ सोर्स ऑफ प्रॉफिट बना लिया, फौजी फाउंडेशन के नाम पे डबल रोटी की, ब्रेड की फैक्ट्रीज आपने खोल दी बनाने की। तो साहब ये डाइल्यूट हुआ है, और तभी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फौज में कू पे कू हुए हैं, भारत की फौज में आज तक कू नहीं हुआ, आज तक कू नहीं हुआ है साहब। और ये डिस्टिंक्शन थोड़ी बना के बरकरार रखनी जरूरी है। जी बिल्कुल, और ब्रिगेडियर हैरिस नवाज विल एग्री विद मी। बिल्कुल सर, और ये पाकिस्तान में नहीं मेंटेन की गई, इसलिए कू हुए। जी बिल्कुल। मैं सर, मैं आपकी बात को लेकर, जनरल GD बख्शी सर, आपकी बात को लेकर मैं जरा ब्रिगेडियर हैरिस नवाज के पास जाता हूं कि ठीक है, फौजी फाउंडेशन कई चीजें करती है, ठीक है, जो करती है अपने मुल्क में करती है, दैट्स ऑल राइट, रियल एस्टेट का काम है, खाद भी बनाते हैं ये लोग, बच्चों के डायपर भी बनाते हैं, ये पाउडर का मिल्क भी बनाते हैं, यहां तक कि जो बकरीद में जो जानवर हलाल होते हैं उनकी खालों का भी बिजनेस करते हैं, उनकी खाल भी नहीं छोड़ते, खाल भी बेचते हैं, दैट्स देयर बिजनेस, नॉट आवर्स। मैं एक बात पूछना चाहता हूं ब्रिगेडियर हैरिस नवाज से सर, इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, जो जनरल GD बख्शी सर ने बोला ना, आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाई डिड बोथ द आर्मीज टेक सच अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी आफ्टर 1947? ये सेम फौज थी सर, भारतीय सेना, पाकिस्तानी सेना, एक रत्ती भर का फर्क नहीं, सेम यूनिफॉर्म, सेम हुक्म सर,
सेम डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन, सेम आर्मी एक्ट, सेम रेजिमेंट्स, एवरीथिंग सेम सर, एवरीथिंग सेम। एक दिन तकसीम होती है, एक फौज वहां चली जाती है, एक फौज यहां चली जाती है। मैं आपको 2 मिनट 2.5 मिनट का वक्त देता हूं ब्रिगेडियर साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों फौजों ने इतनी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी क्यों ले ली कि जमीन आसमान का फर्क हो गया दोनों फौजों में? इसमें मेरे गौरव बात यह है कि जब आपने सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान के और हमारे जो थे वो आपने रख लिए, हमें पूरी फौज को नया तैयार करना पड़ा और आज हमारी फौज बैटल हार्डेंड, प्रोफेशनली ट्रेंड, जो मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी, जो नेटो के 51 ममालिक नहीं कर सके। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर ब्रिगेडियर हैरिस नवाज सर, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं माफी चाहता हूं, मेरा सवाल कुछ और है सर। भारत ने बुरा करा, भारत ने पैसे छीन लिए, आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी, मैं वो पूछ नहीं रहा सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ब्रिगेडियर हैरिस नवाज सर, प्लीज सर, विथ योर परमिशन सर, विथ योर परमिशन सर, मेरा आपसे सिंपल ये सवाल है कि चलिए भारत ने आपके पैसे, जबकि ऐसा नहीं था, महात्मा गांधी इंश्योर्ड दैट आपके 60, 65, 70 करोड़ जितने भी थे वो उन्होंने आंशन करा, आपको पैसे मिले, तो आप ये मत बोलिए। वेपन्स इक्विपमेंट सर, रजिस्टर, जो रजिस्टर थे ना सर, रजिस्टर वो बीच में फाड़ कर गए हैं ड्यूरिंग पार्टीशन। तो सर कुछ नॉलेज मुझे भी है, मतलब आई एम नॉट एन एब्सोल्यूट इग्नोरेमस। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सर, मेरा साफ सीधा सवाल है कि अगर भारत ने, आप ये कहते हैं भारत ने आपके पैसे नहीं दिए, चलिए मैं मान लेता हूं, आप कह रहे हैं सीनियर है मुझसे, मैं मान लिया आपकी बात, इसलिए आपने मिलिट्री कू करवा दिया सर, इसलिए आयूब खान बैठ गया, इसलिए याहिया खान बैठ गया सर, इसलिए जियाउल हक बैठ गया सर, इसलिए परवेज मुशर्रफ बैठ गया। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि आपकी फौज ने एक दूसरी ट्रेजेक्टरी क्यों ले ली सर? सेम फौज, सेम ब्रिटिश इंडियन आर्मी। देखें, हमने हमारी फौज ने सर्टेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं फॉर द प्योर वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स, जिसमें बिल्कुल अकाउंट होता है इसका जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एवरीबडी गो टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एफबीआर को जाता है। नंबर 2 बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। हम 18% टोटल पाकिस्तान के बजट का फौज के ऊपर लेते हैं, जो कि वेरी इनसफिशिएंट, और पिछले 2-3 साल से मेरिटोरियम हमने उसके ऊपर लगाया हुआ, नहीं एक्सपेंड कर रहे। अब हमारे जितने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट्स ओनली फॉर ट्रूप्स। हमारे आप 45 साल की उम्र में एक कर्नल रिटायर हो जाता है, एक 43 साल की उम्र में एक मेजर रिटायर हो जाता है, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, उनको वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वहां पर जाके वो जॉब करते हैं। दैट इज अ टाइम व्हेन दे हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे एजुकेशन के लिए, मैरिजेस के लिए होते हैं, एंड दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। सो आप उनको जब इंसेंटिव देंगे तो आपकी फौज के अंदर जो होता है वो एक मोरल ट्रूप्स होता है, वो होता है। इतने बड़े बड़े हमारी फौजी फाउंडेशन के हॉस्पिटल हैं ट्रूप्स के लिए, जो कि कोई हमारी गवर्नमेंट हुकूमत सपोर्ट नहीं करती है। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा वक्त खत्म हो रहा है सर। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज सर, माफी चाहूंगा, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट वर्ड आई विल गिव टू कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल शैलेंद्र सर, आपने सुना ब्रिगेडियर हैरिस नवाज ने क्या करा। मैंने उनसे पूछा, बार बार पूछा, फिर वो चले गए कमर्शियल एक्टिविटी की ओर, वहां पे रुक कर दिया। मैं क्लोजिंग कमेंट्स आपसे चाहता हूं सर, 1.5-2 minutes, then I'll close the debate, sir. I think, Gaurav, we should grant Brigadier Harris that he has respectably avoided your question because he knows कि इस क्वेश्चन का जवाब उनके पास नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग कि ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है क्योंकि हमने लोगों को सो कॉल्ड रिटायरमेंट के बाद भी देखना है। बट माई वेरी मेजर क्लोजिंग कमेंट विल बी ऑन व्हाट राजा साहब सेड कि वो कितने करोड़ों लोगों के किंग्स हैं, दैट इज दोस कर्नल्स एंड मेजर्स। ओ वेरी गुड सर, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट थिंकिंग। तो लेट्स पुट द चीफ जस्टिस टू रैंसम। चीफ जस्टिस साहब ने आपकी पूरी आर्मी की तो फिर इंसल्ट कर दी है बोल के कि दे आर लिविंग लाइक किंग्स। व्हाई शुड ही नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल? आप उनसे पूछिए। आई एम वेरी श्योर यू ऑल्सो नो इट कि व्हाट ही मेंट इज राइट। दोस कर्नल्स एंड मेजर्स आर एक्चुअली ऑन अ डिक्टेटोरियल, बिकॉज ये लोअर रैंक में एक तरीके से आपके अंदर बस गया है कि yes, we can do anything and get away with it. Why? Because we have had so many presidents. We can control the whole country. We can control the whole insurgency from your country to all other countries. I think we can always look back और अपने अंदर देखकर अगर एक चीफ जस्टिस ने अच्छी चीज दिखाई है, let us utilize our land for our use, strategic use करिए, tactical use करिए, अपने लोगों के लिए करिए। जी बिल्कुल। सर, मैं
राजा फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। राजा फैसल साहब 30 सेकंड्स, दिल खोल के जहर उगलिए। 30 सेकंड है आपके पास, दिल खोल के 30 सेकंड। बिल्कुल। अच्छा देखिए, आपको ये सारी चीजें तो नजर आती है कि फौजी पोरज और ये वो सारा कुछ नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तान से आपको कभी भी ऐसे कोई स्कैंडल्स होते हुए नजर नहीं आएंगे जिसमें कि कर्नल्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स जो हैं वो टके टके की लिकर जो है वो बेचते हुए नजर आएंगे, फिर साथ में राशन बेचते हुए नजर आएंगे। अभी भी 28 आपके कोर्ट मार्शल जारी हैं जिनके मैं आपको नाम दे सकता हूं, जी, जो कि इन्वॉल्व क्या है करप्शन। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। आपने करप्शन की बात करी, मैं आपको नाम भी राजा फैसल एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डिबेट क्लोज कर रहा हूं। डिबेट क्लोज करने से पहले राजा फैसल का इंतजाम, आपने यह बोला कि यहां पे भारतीय सेना में करप्शन हुआ है, फिर आपने खुद बोला कि 28 लोगों का कोर्ट मार्शल हो रहा है। कोई चोरी करेगा जेल में जाएगा। आपके यहां सर पूरे मुल्क की चोरी हो जाती है। आयूब खान के ऊपर केस नहीं चला, याया खान के ऊपर केस नहीं चला। सर सुनिए मेरी बात, जियाउल हक मर गया हवाई जहाज में, उसके ऊपर केस नहीं चला। परवेज मुशर्रफ अरबपति बन के बाहर में बैठा है, केस नहीं चला। देखिए, इंसान से गलती होती है, इंडियन आर्मी में गलती होगी, ठोक देंगे उसको जेल के अंदर। पाकिस्तान में कोई चोर होगा ना, उसको सर पे बैठाएंगे, बोलेंगे यही हमारा रहनुमा है। यही डिफरेंस है सर। दिस इज द मॉरल कैलिबर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड द मॉरल कैलिबर ऑफ द इंडियन आर्मी। यहां पे हमारा डीएनए फर्क है। थैंक यू वेरी मच भारत पाकिस्तान घमासान में जुड़ने के लिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते दोबारा एक तीखी बहस के साथ। जय हिंद।